जादुई खाना देने वाली हाथी। जंगल में गर्मी की वजह से सूखा पड़ जाता है। पानी के तालाब सूख गए थे। कुछ जानवर तो बिना खाने पीने के मर रहे थे, तो कुछ जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रहे थे। उसी जंगल में एक हिरन अपने बच्चे के साथ रहती थी। जानवरों को यूं जंगल छोड़कर जाना उसे पसंद नहीं था। वो जानवरों को रोक रही थी। अरे भालू, तुम भी जंगल छोड़कर जा रहे हो? कुछ दिनों के बाद बारिश शुरू हो जाएगी। हमारा ये जंगल फिर से आबाद हो जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए ये सब करना ही पड़ता है हिरन। तू भी चल अपने बच्चे को लेकर हमारे साथ, नहीं तो कुछ दिनों में तुम दोनों भी मारे जाओगे। हिरन अपना जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जंगल जानवरों के बिना सूना पड़ गया था। हिरन के पास जो खाना बचा था वो भी खत्म हो गया था। ऐसे में उसका बच्चा खाने के लिए पूछता है। माँ, खाना तो खत्म हो गया, अब क्या करें? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। बेटा, आज के दिन हम पानी पीकर अपनी भूख मिटाते हैं, कल का कल सोचते हैं। हिरन तालाब के पास आती है, पर तालाब भी सूखा था। तब हिरन अपने पैरों से तालाब में गड्ढा करती है, जहाँ थोड़ा पानी आ जाता है। हिरन और उसका बच्चा पानी पीकर घर वापस आते रहते हैं कि तभी उन्हें आसमान से उड़ते हुए एक हाथी जंगल की तरफ आते दिखाई देती है। उस हाथी को पंख थे। हाथी जंगल में उतर जाती है। तब हिरन अपने बच्चे से कहती है। अरे, ये तो कोई जादुई हाथी लगती है और ये जरूर स्वर्ग से आई है। चलो बेटा, हम इस जादुई हाथी का पीछा करते हैं। हिरन और उसका बच्चा जादुई हाथी का पीछा करते हैं। जादुई हाथी जंगल में घूम रही थी। उसे भी सूना जंगल देखकर बड़ा अजीब लगता है। अरे, ये जंगल तो सूख गया है, इसीलिए यहाँ कोई जानवर भी नहीं है। चलो, अब यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। जादुई हाथी झाड़ियों के पास से जा रही थी कि तभी उसके पर झाड़ियों में फंस जाते हैं। अरे, अब मैं मेरे पंख कैसे निकालूं? इस जंगल में तो कोई भी नहीं दिख रहा है। कौन मेरी मदद करेगा? हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? ये सब हिरन देख लेती है। वो हाथी की मदद करती है और उसके पंख को झाड़ियों से बाहर निकालती है। जादुई हाथी हिरन का धन्यवाद करती है। जादुई हाथी उसका चेहरा देखकर समझ जाती है कि वो भूखी है। अरे हिरन, इस वीरान जंगल में तुम अकेली अपने बच्चे के साथ क्या कर रही हो? मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है इस जंगल से। आज ये जंगल सूख गया है, इसीलिए मैं क्या इसे छोड़कर जाऊं? नहीं, मेरा जीना और मरना यहीं पर है। बड़े ही नेक विचार है तुम्हारे हिरन। तुम दोनों भूखे दिख रहे हो। मैं अभी तुम दोनों के खाने का इंतजाम करती हूँ। हाथी अपनी जादुई शक्ति से दोनों के लिए खाना प्रकट करती है। हिरन और उसका बच्चा खाना खाकर संतुष्ट हो जाते हैं। वो जादुई हाथी का धन्यवाद करते हैं। जादुई हाथी हिरन को एक जादुई छड़ी देती है और कहती है। हिरन, ये लो जादुई छड़ी, इससे तुम कभी भी खाना मांग सकती हो। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर जादुई हाथी उड़ते हुए वहां से चली जाती है। हिरन और उसका बच्चा अब जादुई छड़ी से खाना मांगते हैं और खाना खाकर खुशी से जंगल में रहने लगते हैं। एक दिन उस जंगल में भटकते हुए एक भेड़िया आता है। भेड़िया भी भूखा और प्यासा था। वो हिरन को जादुई छड़ी से खाना मांगते हुए देख लेता है। अरे वाह, ये छड़ी तो मेरे बहुत काम की है। इस छड़ी को मेरे पास होना चाहिए, ना कि इस हिरन के पास। भेड़िया हिरन पर झपटा मारता है। हिरन नीचे गिर जाती है। तब भेड़िया वो जादुई छड़ी छीन लेता है और उस छड़ी से कहता है।
हे जादुई छड़ी, मुझे नरम नरम मांस चाहिए। पर जादुई छड़ी भेड़िए के लिए कोई खाना प्रकट ही नहीं करती। भेड़िया बार बार उसे खाने के बारे में पूछता है, पर जादुई छड़ी उसे कुछ नहीं देती। तब तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे, ये छड़ी तो किसी काम की नहीं है। ठीक है, अब तो मैं तुम दोनों को ही खा जाऊंगा। नहीं नहीं भेड़िए, ऐसा मत करो, छोड़ दो हमें। भेड़िया हिरन की तरफ बढ़ता है। तब जादुई छड़ी उस भेड़िए पर हमला करने लगती है। बार बार छड़ी के हमले से भेड़िया घायल होकर वहां से भाग जाता है। हिरन और उसका बच्चा बच जाते हैं। अब हिरन अपने बच्चे के साथ जादुई छड़ी की मदद से खुशी से उसी जंगल में रहने लगती है। मैनपुर जंगल में बहुत सारे जानवर एक साथ रहा करते थे। हाथी, घोड़ा, बंदर, कुत्ता, शेर, गधा और भी कई जानवर यहां रहते थे। इन सब जानवरों में गप्पू गधा जो था वो बहुत ज्यादा आलसी था। इतना आलसी कि वो दूसरों का क्या, अपना भी कोई काम करना नहीं चाहता था। गप्पू गधे के दोस्त लक्की कुत्ता और गुल्लू बंदर उसे कई बार ये बात समझा चुके थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। आज फिर लक्की गप्पू से बोला, अरे गप्पू गधे, तुम इतने आलसी क्यों हो भाई? तुम्हारी तो ये हालत है कि अगर कौनो तुम्हारे मुंह में खाना ही लाकर डाल दे तो बस तुमको ऊ ही चलेगा। गुल्लू बंदर बोला, लक्की सही कह रहा है, ऐसा कब तक चलेगा? इतना आलसी होना भी ठीक नहीं है मेरे दोस्त। गप्पू बोला, अरे मेरे प्यारे भाइयों, सुनो मेरी बात। दिन भर यूं ही पड़े रहने, खाने और सोने में बड़ा मजा है, और ये सब काम धाम करना, ये सब तो समझो एक सजा है। ऐसे हमको मिलता रहे आराम और ना करना पड़े कोई काम, तो बस फिर जिंदगी में हो जाएगा ऊलाला ऊलाला। लकी कुत्ता बोला, अरे तुमसे तो बात ही करनी बेकार है। ऐसा कहकर गुल्लू और लकी वहां से चले जाते हैं और गप्पू गधा एक बार फिर आलसियों की तरह पड़ा ही रहता है। पर गप्पू गधा नहीं जानता था कि अब उसके लिए आलसीपन की वजह से कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। उसी शाम जंगल का राजा शेर एक सभा बुलाता है जिसमें जंगल के सारे जानवर मौजूद होते हैं। शेर बोला, अब से जंगल के नियमों में कुछ बदलाव कर रहा हूं। हर जानवर के हिस्से में कुछ ना कुछ काम दिए जा रहे हैं। सब अपने हिस्से का काम करेंगे। गुल्लू बंदर को जंगल की सफाई का काम दिया जा रहा है। लकी कुत्ता और हाथी जंगल की पहरेदारी करेंगे और गप्पू गधा जंगल में सभी जानवरों तक फल, सब्जियां और जरूरत की चीजें पहुंचाएगा। ये काम सबको रोज करने हैं और इन कामों में से अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो उसे दंड मिलेगा। शेर की इस घोषणा से जहां बाकी जानवरों को कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो अगले दिन से अपना काम शुरू करने की तैयारी में लग जाते हैं, तो वहीं गप्पू गधे के तो मानो हाथ पैर ही फूल गए। वो बोला, अरे दैया, ये क्या हो गया भैया? काम करना पड़ेगा अब तो हमको, वरना शेर राजा कह देंगे कि गप्पू गधे हमारे जंगल से खिसको। गुल्लू बंदर गप्पू गधे को समझाता है, गप्पू, अब तुम अपना काम ढंग से करना, कोई भी गड़बड़ मत करना। तुम्हारे ज्यादा आलस के चक्कर में तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। गप्पू गधा हां में सिर हिलाता है, लेकिन मन ही मन यही योजना बना रहा होता है कि किस तरह काम से बचकर पहले की तरह आलसी वाली जिंदगी जी जाए। अगले दिन जंगल में सब जानवर अपने काम में लगे हुए हैं। गुल्लू बंदर जंगल की साफ सफाई कर रहा था। हाथी और लक्की कुत्ता मिलकर घूम घूम कर जंगल की पहरेदारी कर रहे हैं। बाकी भी जिस जानवर को जो काम दिया गया है वो उसे कर रहा है। लेकिन गप्पू गधा इस सोच में पड़ा है कि वो कैसे अपने काम करने से बचे। तभी गप्पू गधे के दिमाग में एक तरकीब आती है, क्यों ना मैं सारा काम ही गलत कर दूं, हर जानवर के पास जो पहुंचाना है उसकी जगह कुछ और ही पहुंचा दूं। इससे अपने आप ही कोई मुझे काम करने के लिए नहीं कहेगा। गप्पू गधा ऐसा ही करता है और सब कुछ गड़बड़ कर देता है। शेर को जब ये बात पता चलती है तो वो उसे समझाता है और आगे से ऐसा ना करने के लिए कहता है। गप्पू गधा शेर से माफी मांग लेता है, लेकिन वो मानने वाला कहां था। वो तो रोज ऐसे ही करता रहता है। एक दिन गुल्लू बंदर उसको समझाता है, गप्पू,
मैं जानता हूँ तुम ये सब काम से बचने के लिए जानबूझकर कर रहे हो। ऐसा मत करो मेरे दोस्त, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा आलस तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दे। गुल्लू की बातें सुनकर गप्पू उसे अनसुना कर देता है और अपनी योजना के हिसाब से काम करता रहता है। एक दिन शेर सारे जानवरों को बुलाता है। गप्पू बोला, लगता है शेर ने इसीलिए बुलाया है कि आज वो मेरा काम मुझसे लेकर किसी और जानवर को दे देगा। सारे जानवर शेर की सभा में पहुंचते हैं। शेर कहता है, मुझे खुशी है कि सारे जानवर अपना काम पूरी लगन और मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन गप्पू गधा अपना काम नहीं कर पा रहा है। वो रोज जानवरों तक फल, सब्जी और जरूरत का सामान पहुंचाने में गड़बड़ करता है। इसीलिए आज से गप्पू गधा ये काम नहीं करेगा। गप्पू गधा मन ही मन खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी शेर कहता है, तो आज से गप्पू गधा जंगल के पीछे की ओर जो मेरी गुफा की मरम्मत का काम हो रहा है, उसमें ईंट पत्थर या जो भी जरूरत का सामान लगेगा उसको ढोकर ले जाएगा। ये बात सुनते ही गप्पू गधे की खुशी दूर भाग जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि ज्यादा आलस करना और काम करने से बचने के लिए ज्यादा चतुराई दिखाना अच्छा नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस छोड़कर मेहनत करें, वरना एक ना एक दिन मुसीबत में पड़ जाएंगे। अच्छी लगी कहानी? जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलता हूं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय। एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें कई सारे जानवर रहते थे। उसी बीच जंगल में मोटू नाम का एक बंदर रहता था। मोटू के बचपन में कई सारे दोस्त थे, क्योंकि वो बहुत होशियार था और सबसे मिलजुल कर रहता था। लेकिन जैसे जैसे मोटू बड़ा होता गया, जंगल के जानवर, उसके दोस्त उससे दूर होते गए, क्योंकि मोटू बाकी बंदरों से अलग शरीर से बहुत ही बड़ा हो चुका था। मोटू अगर किसी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता तो वो पेड़ टूटने की हालत में हो जाता, और जंगल के कई सारे पेड़ मोटू ने चढ़ने की कोशिश करते समय तोड़ दिए थे। अगर मोटू किसी के साथ खेलने की कोशिश करता था, अनजाने में सामने वाले को चोट पहुंचा देता था। इस वजह से बाकी के जानवर मोटू से दूर होने लगे। मोटू की एक अच्छी दोस्त थी सोनू हिरन। मोटू, दूसरे जानवर तुम्हारे साथ जो बर्ताव करते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर मैं करूँ तो क्या करूँ? मैंने उनसे बात करने की भी कोशिश की, पर वो मेरी बात ही नहीं मान रहे। तुम मेरी चिंता मत करो सोनू, अगर वो मेरे साथ रहे तो उन्हें चोट लग जाती है, और ये मुझे भी तो नहीं पसंद। तो एक दूसरे से दूर रहने के लिए उनके लिए और मेरे लिए ही अच्छा है। मुझे इसका बुरा नहीं लगता, तो इसीलिए तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। फिर भी सोनू हिरन उदास हो जाती है। मोटू को दूसरे जानवर उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं ये पता था, इसीलिए वो किसी पर गुस्सा नहीं करता था। वो अब अकेले रहना सीख गया था। उसे अपनी वजह से किसी दूसरे को चोट पहुंचाना पसंद नहीं था। पर मोटू को अब रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, क्योंकि मोटू अगर किसी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता वो पेड़ टूट जाता। पर मोटू बचपन से ही बहुत होशियार था, इसीलिए अब खुद को रहने की जगह खोजने के लिए वो जंगल में घूम रहा था। तभी वो बैम्बू के पेड़ के पास आया। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अब खुद के लिए घर बनाना शुरू कर दिया। उसने बैम्बू के पेड़ तोड़े और दिन रात मेहनत करके जंगल के एक कोने में अपने लिए कुछ ही दिनों में घर बना लिया। मोटू खुद बहुत बड़ा था, इसीलिए उसका घर भी बहुत बड़ा था। बाम्बू का उसका घर बहुत ही सुंदर था। थोड़े ही दिनों में पूरे जंगल में मोटू बंदर के घर के बारे में चर्चा होने लगी। हर कोई मोटू का घर देखने आ रहा था और मोटू के घर की बहुत तारीफ कर रहा था। जब ये बात शेर खान को पता चली, तब शेर खान की मोटू का घर देखने आया। शेर खान को मोटू का घर बहुत पसंद आया। मोटू, तुमने तो बहुत ही सुंदर घर बनाया है, क्या तुम मेरे लिए भी ऐसा घर बनाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं शेर खान, मैं जरूर आपके लिए घर बनाऊंगा। मोटू जल्दी ही शेर खान का घर बनाने की तैयारी करता है। शेर खान और उनके परिवार के लिए मोटू एक सुंदर सा घर तैयार करता है, और उसी बीच उसकी बाकी जानवर से बातचीत शुरू हो जाती है। मोटू, तुम हमसे नाराज तो नहीं हो ना, क्योंकि हमने तुम्हें हमारे साथ खेलने नहीं दिया? हमें माफ कर दो, हम आगे से तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है छोटू, पर मुझे तुम सब बहुत पसंद हो, और मैं आगे से तुम में से किसी को चोट ना आए इसकी पूरी कोशिश करूंगा। उस दिन से धीरे धीरे करके जंगल के जानवर मोटू से वापस दोस्ती करने लगे। मोटू भी किसी को चोट ना लगे इसकी पूरी कोशिश करता था। मोटू तब से जंगल में नई नई तरह की चीजें बनाने लगा, जिससे जंगल का फायदा हो सके। सभी मोटू से बहुत खुश थे। एक हरा भरा सा जंगल था और वहां एक बिल्कुल साफ नदी बहती थी। जंगल के सभी जानवर उसी नदी पर पानी पीने के लिए आते थे। उन सभी जानवरों में एक ऊंट और उसके 2 बच्चे भी थे। ऊंट बहुत ही शांत जानवर था
और वो अपने बच्चों को भी अक्सर सभी जानवरों से मिलजुल कर रहने और कभी किसी से लड़ाई ना करने की सीख दिया करता था। ऊंट बोला, बच्चों, हमेशा प्यार से रहना और बुरे लोगों से दूर रहना। कभी उनके बहकावे में मत आना। बच्चे रोज अपने पिता के साथ नदी पर पानी पीने जाते और सीधे घर चले आते। किसी भी जानवर से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन वहीं पास में रहने वाले एक भेड़िए की नजर उन दोनों बच्चों पर काफी समय से थी। भेड़िया अपने मन में बोला, इन ऊंट के बच्चों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। ना जाने कब ये मेरा शिकार बनेंगे। मेरे रास्ते का कांटा तो ये ऊंट है। भेड़िया ऊंट की वजह से उन बच्चों का शिकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए अपने शिकार के लिए वो कुछ उपाय सोचने लगा। भेड़िए ने सोचा कि किसी तरह ऊंट बच्चों से दूर हो जाए तो उसका काम बन जाए। अगले ही दिन फिर से ऊंट और उसके बच्चे नदी पर पानी पीने गए। अब ऊंट तो भाई ऊंट ठहरे, पानी बहुत ज्यादा पीते हैं ये, और पानी पीने में समय भी लगाते हैं। वो तीनों पानी पीने में लगे हुए थे और तभी भेड़िया वहीं पास झाड़ियों में आकर छुप गया और वो सब कुछ देख रहा था। भेड़िया बोला, मुझे कुछ ना कुछ करके दोनों बच्चों को ऊंट से दूर करना ही होगा। भेड़िए ने दिमाग लगाया और तभी उसको एक उपाय सूझा। भेड़िए ने चाल सोची और उसने अपने सिर पर थोड़ा लाल रंग लगा लिया। फिर वो ऊंट के पास गया और बोला, ऊंट भैया, मेरी मदद करो। देखो, मुझे बहुत चोट लग गई है और मेरा भाई वहां झाड़ियों के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी मदद करो। ऊंट सोचता कि भाई भेड़िए की बात पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चलता हूं, और बच्चों, तुम यहीं रुकना, कहीं जाना मत, मैं अभी लौट कर आता हूं। अपने बच्चों को इतना समझाकर ऊंट भेड़ियों के साथ चल दिया और दूर झाड़ियों में जाकर ऊंट ने कहा, भेड़िए, यहां तो कोई नहीं है, कहां है तुम्हारा भाई? भेड़िया जोर जोर से हंसने लगा। कौन सा भाई? मेरा तो कोई भाई नहीं है। ये सब तो तुम्हें फंसाने की चाल थी। भेड़िए ने एक लकड़ी का जाल ऊंट के लिए लगा रखा था और अब ऊंट उसमें फंस चुका था। ऊंट उस जाल से बाहर आने की कोशिश करने लगा और भेड़िया ऊंट के बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए वहां से चल पड़ा। बच्चों के पास जाकर भेड़िया बोला, बच्चों, अब तुम दोनों मेरे शिकार हो। बताओ, मेरे पेट में सीधे जाना पसंद करोगे या मसाले के साथ? ऊंट के बच्चे भेड़िए की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गए। दोनों बच्चे मदद के लिए चिल्लाने लगे, मगर उनकी आवाज सुनने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था और वहां जाल में फंसा हुआ ऊंट अपनी पूरी ताकत से जाल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ऊंट के बच्चों ने अब भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी और वो रोते रोते बोले, हे भगवान, हमें बचा लो, भगवान, हमें बचा लो। भेड़िया बोला, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें, अब तुम दोनों मेरा खाना बनोगे। भेड़िया ऊंट के बच्चों का शिकार करने के लिए आगे बढ़ने लगा और तभी एक चमत्कार हुआ और ऊंट की जाल को तोड़ने की कोशिश काम कर गई। जाल टूट चुका था और ऊंट बाहर आ गया था। वो जल्दी से अपने बच्चों के पास आया और भेड़िए को वहां देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में भर गया और बोला, भेड़िए, तूने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऊंट को इतने गुस्से में देखकर भेड़िया डर गया। ऊंट ने गुस्से में अपनी बड़ी बड़ी और मजबूत टांगों से भेड़िए पर जोरदार हमला कर दिया और एक ही बार में भेड़िए का काम तमाम कर दिया। ऊंट और बच्चे अपने घर के लिए चल पड़े। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अच्छी लगी कहानी? जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।